क्षोभ मंडल के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज फिर से उसको एक बार रिपीट करते हैं। क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। और इसका अगर एवरेज ऊंचाई का बात किया जाए तो वो 13 किलोमीटर होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 से लेके 10 किलोमीटर तक। ओके, ट्रोपोस्फियर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एवरेज बोला जाए तो वो 13 किलोमीटर होगा। जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं और जितने भी मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। जैसे कि वर्षा होना, कोहरा होना, ओलावृष्टि, बर्फ की बारिश होना, ये सब किसमें होते हैं, सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। आंधी तूफान जितने भी चीज होते हैं, जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में होते हैं। ये आप लोग देखिए, ये ग्लोब है। और अगर बात किया जाए कि पोल से कितने किलोमीटर ये दूर होते हैं और इक्वेटर से कितने किलोमीटर दूर होते हैं, विषुवत रेखा की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो जब हम लोग देखते हैं ध्रुव से तो वो 8 किलोमीटर होते हैं इसकी ऊंचाई। इसका रीजन है कि ध्रुव जो है वो ठंडा होता है, और ठंडा होता है तो गैसें जो है वो कम एक्सपेंड होगी, ज्यादा फैलेगी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे ऊंचाई जो है कम है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं ना कि जब गर्म रहता है कोई चीज तो वो ज्यादा ऊपर उठता है। तो हमारा वायुमंडल तो गैस से बना हुआ है ना। तो ये क्षोभ मंडल में ये ध्रुव की ओर जो है इसकी ऊंचाई इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। और ये वाला एरिया जो आप विषुवत रेखा देख रहे हो, इक्वेटर वाला एरिया, ये 18 किलोमीटर तक जो है इसकी कुल ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फियर की। ओके, सबको डन, डन है ना क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो परत है इससे ऊपर होता है ये। और ये जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ होता है। और इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा परिस्थिति प्रदान करता है। समताप मंडल में जो है इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक और भी परत पाया जाता है, इसी के अंदर में ओजोन गैस आता है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही क्या आते हैं, ओजोन परत आते हैं, ये ओजोन गैस। ये क्या करते हैं, ओजोन जो परत है वो सूर्य से जो भी हानिकारक जो किरणें होते हैं उसको क्या करते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए पहुंचने नहीं देते हैं, उसको रोक कर रखते हैं। जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो वो ओजोन परत क्या करते हैं, उसको रोक कर रखते हैं। आप लोग जैसे यहाँ देख सकते हो, आ, ये देखिए ओजोन लेयर, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया है ये वाला पूरा। और यहीं पे ये ओजोन लेयर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर में ओजोन लेयर आता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य की आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है इसकी वजह से हम लोगों में क्या होता है, कैंसर जैसी बहुत सी गंभीर चर्म रोग जो होते हैं, बहुत गंभीर वाले वो हो जाते हैं। ये समताप मंडल का अगर एरिया का बात किया जाए कि पृथ्वी से कितने दूर तक फैला हुआ है, तो ये 18 to 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ रहता है। अगर ध्रुव पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ये हाइट है। और ये हो गया 15 to 35 किलोमीटर तक जो है ये पाया जाता है। ये वाला जो लेयर देख रहे हो, 15 to 35 किलोमीटर वाला एरिया वाला, ये जो है यहाँ यहीं पे ओजोन परत पाया जाता है, ये बीच वाला इसका एरिया है। अब हम लोग देखते हैं मेसोस्फीयर के बारे में, मध्यमंडल के बारे में देखते हैं। मध्यमंडल जो है ये पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस के रूप में जो है यहाँ पे कम तापमान वाले वातावरण, सबसे ठंडा तापमान अगर बोला जाए कहाँ पे होता है तो वो मध्यमंडल में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ताराओं की जो टूटने की घटना होती है वो मध्यमंडल में ही होती है। जो भी उल्का वगैरह पिंड जो गिरते हैं, जिसको हम लोग तारे टूटने की घटना बोलते हैं, वो सब इसी मंडल में होते हैं, मध्यमंडल में। इसको हम लोग मेसोस्फीयर बोलते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक, ये देख लो आप, ये उल्का पिंड है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतना कम टेम्परेचर। डन। अब हम लोग देखते हैं थर्मोस्फीयर के बारे में, या फिर इसको हम लोग आयन मंडल या फिर ताप मंडल भी बोलते हैं।
क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो है टेम्परेचर का बात किया जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और इसी में आयन भी पाया जाता है, इसी वजह से इसको आयन मंडल बोलते हैं। कल जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनका थोड़ा डाउट क्लियर हो सकता है, कोशिश करती हूँ। कि इस परत में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, थर्मोस्फीयर का जो है तापमान जो है वो बढ़ते जाता है। ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। और यह परत जो है रेडियो प्रसारण में मदद करती है। रेडियो प्रसारण के लिए ये सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। आयन मंडल जो होता है इस परत का जो है एक भाग है। आयन मंडल जो है इसी का एक पार्ट है। ये ताप मंडल जो है इसी का एक पार्ट है आयन मंडल। ये तापमान का जो है ये जो है तापमंडल का निचला भाग है आयन मंडल। ये नीचे वाला एरिया उसका कहलाता है। और जिसमें जो है विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें हम लोग आयन कहते हैं। ओके। ये कण जो है रेडियो तरंगों को जो है भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। रेडियो जो भी रेडियो किरण है, रेडियो जो भी तरंगे हैं उसको क्या करते हैं, उसको परावर्तित करते हैं ये आयन जो होते हैं, जिससे हम लोग जो है बेहतर जो है संचार हम लोग को मिल पाता है। इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई के साथ जो है तापमान में तेजी से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इसका तापमान बढ़ता जाता है। संचार उपग्रह जैसे कि यहाँ पे क्या क्या जो है संचार उपग्रह में, जैसे कि टेलीफोन, टेलीविजन और अल्प रेडियो तरंगे के कारण जो है इसी मंडल इसी मंडल में प्राप्त होते हैं। और इसी मंडल में जो है जितने भी रेडियो तरंगे जो है वो इसी मंडल में पाए जाते हैं। क्लियर है सबको? ये आयन मंडल वाला एरिया है। ओके। 80 टू 640 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। ये वायुमंडल का जो है सबसे ऊपरी परत होता है। और इस परत में जो है बहुत पतली हवा होती है। यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसे जो है हल्के गैस जो है अंतरिक्ष में तैरती रहती है। और यहाँ पे जितने भी मौसम के जो उपग्रह होते हैं वो वायुमंडल से पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कैसे जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है। ये 640 से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये फैला हुआ होता है बहिर्मंडल। सबको क्लियर है? एक बार और हम लोग देख सकते हैं। इसको देखिए, ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, ट्रोपोस्फियर वाला एरिया। ठीक है, 18 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो वायुमंडल जैसे घटनाएं, जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होते हैं वो क्षोभ मंडल में होता है। सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पे पाया जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पृथ्वी पे आते हैं उसको जो है ये ऊपर जाने नहीं देता है। अगर वो फिर से परावर्तित होकर अगर वो चला जाता है लौट कर, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे ठंडा पड़ जाएगा धरती पे, जिससे रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये अपने टेम्परेचर को बनाकर रखता है क्षोभ मंडल। ओके। समताप मंडल जो हम लोग देखते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला, ये 50 किलोमीटर वाला एरिया है तक फैला हुआ है। और इसी में देखिए ये वाला ओजोन जो लेयर आप लोग को दिख रहा है, इसको ओजोन मंडल बोलते हैं। वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही आता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत ही जो है ओजोन लेयर आता है। ओके। क्लोरोफ्लोरो की वजह से क्या होता है, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अब तो इसको बंद कर दिया गया है। अब ज्यादा यूज नहीं होता है इसका, तो क्योंकि लेयर को हानि पहुंच रहा था इसी वजह से। यहाँ पे क्या होता है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान, यहाँ पे ताप जो है वो समान होता है। और मौसमी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती है। और ये वायुयान उड़ाने के लिए जो क्या होता है, सबसे अच्छा साधन है, तो सबसे अच्छा एरिया सब ये प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। ओके। उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है 80 किलोमीटर वाला एरिया है इसका। और ये मध्यमंडल वाला हो गया। उसके बाद फिर देखिए आप लोग आयन मंडल, जो कि 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे रेडियो तरंग जो है परावर्तित होती है। ये मध्यमंडल में हम लोग देखे थे उल्का पिंड वाली जो भी घटना, जो तारे टूटने की घटना होती है, वो इसी मंडल में होती है, मध्यमंडल में। और आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे जो है यहाँ से परावर्तित होती है। जो भी टेलीविजन वगैरह जो भी संचार हम लोग को प्रोवाइड होता है वो आयन मंडल से ही होता है। इसको हम लोग तापमंडल भी बोलते हैं। और ये लास्ट वाला जो आपका बहिर्मंडल दिख रहा है, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों को देखते हैं इसमें,
और यहीं से जो है जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी की जो है परिक्रमा करते हैं। सबको क्लियर है? हम करेंगे सब लोग एक बार। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज हम लोग को याद रखना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि तापमान मापने के लिए जो है आ, मापने की जो इकाई क्या है वो डिग्री सेल्सियस में हम लोग तापमान को मापते हैं। और इसका आविष्कार जो है वो एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पे पानी जो है जो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है। तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापते हैं हम लोग? तो बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ये हम लोगों को मिलान करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान देना है कि तापमान मापने के लिए किसका यूज करते हैं? थर्मोमीटर का। और वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का। और वर्षा की मात्रा किससे मापते हैं? तो रेन गेज से मापते हैं। और हवा की दिशा जो है वो कौन बताता है? तो विंड वेन बताता है। डन। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। आप लोग जवाब दीजिएगा। माइक खोल के भी जवाब दे सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जो है पारितंत्र नहीं है, या थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। प्राकृतिक पारितंत्र इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। विच इज नॉट इन नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल एक्वेरियम इकोसिस्टम नहीं आता। एक्वेरियम 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 ओके, एक्वेरियम वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है, क्योंकि डिजर्ट जो है ये तो प्राकृतिक के द्वारा ही बना गया, फॉरेस्ट भी और लेक भी। लेकिन एक्वेरियम जो है ये मानव द्वारा निर्मित है, इसी वजह से ये जो है प्राकृतिक पारितंत्र का पार्ट नहीं है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सबको क्लियर है ना? आगे देखते हैं। कौन जो है मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, इसे बताना है। विच इज नॉट जो है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। बताइएगा इसका आंसर। लैंड, कास्ट रिलीजन। लैंड कास्ट ओके, लैंड ठीक है। मानव पर्यावरण मैम का घटक नहीं है ये बताना था। ओके, लैंड वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंड, ठीक है, लैंड जो है वो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। जबकि हम लोग रिलीजन के बारे में या फिर कम्युनिटी जो है और कास्टिज्म जो है ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो भी धर्म होता है, जो भी समुदाय या फिर जो भी कास्टिज्म कौन बनाया है? तो वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। जबकि लैंड जो है ये प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है। हम ह्यूमन अगर एनवायरनमेंट कौन सा नहीं है ना, यस, ह्यूमन ने बनाया कौन सा नहीं वो तो नहीं पूछा गया है। वही पूछा गया है। मतलब मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, मानव के द्वारा वो नहीं बनाया गया है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको बताना है कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है। विच इज ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। माउंटेन, रोड सी, रोड रिवर और रोड। रोड 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 वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। मैम नेक्स्ट इतने है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैम। कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब इससे रिलेट करने के लिए आ जाएंगे। ये मैं पढ़ाई थी, इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। वही ना, क्योंकि इतने इजी नेट के पेपर में तो मुझे लगा फर्स्ट पेपर तो यूं ही निकल जाएगा। नहीं नहीं, कभी कभी आ जाते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद बुक से ही निकाली हूँ, यूजीसी नेट वाले बुक से ही निकाली हूँ। ओके, अब यहाँ आप लोगों को बताना है कि पर्यावरण के लिए कौन सा जो है खतरा है। ओके, विच इज द थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट। कौन सा जो है पर्यावरण, ग्रोइंग बताइए इसके बारे पॉपुलेशन में। ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन ओके, वेरी गुड। बाकी जो है वो प्राकृतिक द्वारा खुद ही होता है। ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉरेस्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप लोग बताइएगा कि वायुमंडल के 5 परत का इसको क्रम में लगाना है। ये तो क्वेश्चन आया था, ये बताइए। मैम क्वेश्चन बता दो ना एक बार। ओके, वायुमंडल की 5 जो परत है ना उसको सीक्वेंस से लगाना है।
आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर के बारे में, थर्मोस्फेयर के बारे में, आयनोस्फेयर के बारे में। तो उसको क्रम में लगाना है, सीक्वेंस में। मैम सौर मंडल सबसे फर्स्ट, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल या आयन जिसको बोलते हैं, फिर बाह्य मंडल। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 ए, बी और सी दिया हुआ है, इसमें से कोई एक बता दो आप। ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन देखिए, ए। पहला ऑप्शन है आयन। मेरी स्क्रीन पे ऑप्शन ए बी सी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ए में नहीं दिख रहा है आपको आयन मंडल, मध्य मंडल? अच्छा, वो मैं ए बी सी डी करके ऐसे नहीं दी हूँ, बस वो ए बी सी ऐसे करके दी हूँ। नहीं दिख रहा है, मतलब दिख एक रहा के है। बाद दूसरा वो मैं सीक्वेंस में ही लिखी हूँ। दिख रहा ओके दिख मैम, रहा, सी तक दिख रहा है। सीक्वेंस में नहीं दिख हाँ रहा है, ठीक है, बाकी अब बस सी तक ही सी तक ही मैं ऑप्शन दी हूँ, आपको उतना में ही बताना है। ट्रोपोस्फेयर को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल, मध्य मंडल मेसोस्फेयर को बोलते हैं, और आयन मंडल जो है थर्मोस्फेयर को बोलते हैं, और बाह्य मंडल जो है एक्सोस्फेयर को बोलते हैं। अब आप बराबर लोग दे है। सकते हो। चलिए ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सी। ऑप्शन होगा, जो जो लोग सी नंबर दे रहे हैं, सबका सही है। क्वेश्चन देखिए पहला, निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? आंसर दीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन ए। और ट्रस्ट लेके मैम। ओके, वेरी गुड। और ये बता सकते हो आप कि कब दिया गया था? 1935 में। वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सबको पता चल गया? ऑर्थर ट्रांसले जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे और 1935 में किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का सबसे पहले जो है उपयोग एवं परिभाषित किया था? बताइएगा इसके बारे में। हैकल। हैकल। वेरी गुड। अनहेस्ट अनहेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था 1866 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, सॉरी पारिस्थितिकी का उपयोग, ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही है? एक या दो, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना तो दो। मैम केवल एक। बायोटिक और बोलिए। वेरी गुड। और बताइए सभी सी लोग। सी क्वेश्चन। मैम पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। केवल ए, केवल वन। ऑप्शन सी। ओके ठीक है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, केवल ए ही होगा, क्योंकि पर्यावरण में जो है बायोटिक और अबायोटिक जो है दोनों सम्मिलित होते हैं, और ये जो है सदैव स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जैविक और अजैविक दोनों आते हैं, यानी कि जीवित भी आते हैं और निर्जीव भी आते हैं और सजीव भी आते हैं, इसी वजह से ये स्थिर नहीं रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, स्थिर कभी नहीं हो सकते ये, इसी वजह से ये गलत हो गया और पहला वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ होता है? बताइए 4 नंबर का। ऐसे क्षेत्र जिसमें लोग जो है एक समुदाय में रहते हैं, यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसे विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या है। कौन से ऑप्शन होंगे बताइएगा। ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा। और बताइए। मैम ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लग रहा है, एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या है, ये लग रहा है। क्योंकि मैम प्राकृतिक ओके वास की बात की है तो ऑप्शन डी होगा शायद। अच्छा, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, और यहाँ पे आंसर ऐसे सी सही है। ठीक है, प्राकृतिक वास में जानवर भी तो शामिल होते हैं और वो आदमी भी है। पौधे और जानवर दोनों होते हैं, सिर्फ अब वो नहीं है। प्राकृतिक ऑप्शन वास का सी। मतलब पता है क्या होता है? वो हैबिटेट बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, प्राकृतिक वास को हैबिटेट बोलते हैं, आवास बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे विशेष जो है पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर सी होगा। ओके, 5 नंबर देखते हैं, क्लियर है सबको? 5 नंबर, निम्नलिखित में से जो है बायोम का एक स्वाभाविक समुदाय है। तो भौगोलिक क्षेत्र में पौधों का, भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं का, भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का, या फिर आर्कटिक क्षेत्र में पौधों का। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। सी मैडम, सी। भौगोलिक सी, क्षेत्र में पौधे और पशुओं का। वेरी गुड, सही है आप लोगों का सबका। जो भी लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं सबका सही है। बायोम का बात किया जा रहा था यहाँ पे। बायोम के बारे में कोई बता सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोम क्या है? तो यहाँ पे जो है भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और पशुओं का जो है यहाँ समुदाय का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं 6 नंबर में कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसको? बायोम बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, या फिर पारिस्थितिकी बोलते हैं? डी। पारिस्थितिकी। ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी। ट्राई कीजिए सभी लोग, आप आंसर दीजिए, मैसेज में भी कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? डी मैडम, डी। 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 ऑप्शन डी। हाँ, डॉग। आंसर तो इसका बायोम सी लग रहा है, है मैम। बी है। ठीक है, हैबिटेट। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है ना, बायोस्फीयर में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल आते हैं। ठीक है, और उसी का क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र उसी का संयोजन है ना, स्थल मंडल का, जल मंडल का और वायुमंडल का। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? पौधे से, सूर्य से, पौधों सागर से। से, या फिर सभी से? पौधों उपरोक्त से। सभी। पौधे से। ऑप्शन डी। ऑप्शन सभी। डी। पौधों से। एनर्जी का बात किया जा रहा है, ध्यान पौधों दीजिएगा। से। ऊर्जा पौधों से। पौधों से होती है ना। मैम, सूर्य के बिना कैसे उत्पन्न होगा? मेन क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी? पौधों। हमारे पृथ्वी पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य। सूर्य है, तो इसका आंसर सूर्य होगा। ओके, मैम, लेकिन पौधा भी तो है, सागर भी तो है। उससे एनर्जी थोड़ा ना प्राप्त होता है। अगर पूरा ये बात किया जाए पृथ्वी का, तो सभी लोग जो है ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? मैम, ये लेकिन यहाँ पे खाद्य श्रृंखला बोला है ना, तो खाद्य श्रृंखला पौधों से भी तो उत्पन्न होता है, मतलब पौधा भी अगर तो एक मेन मेन सोर्स, क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में किससे ऊर्जा आती है, तो वो तो सूरज से ही ऊर्जा आती है ना, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत तो सिर्फ सूरज है। यस, वेरी गुड। और जो हम लोग उत्पादक जो पढ़े थे, वो कहाँ से ऊर्जा कंज्यूम करते हैं? वो जो खाना अपना बनाते हैं तो वो सूर्य से ही बनाते हैं ना। तो सबसे पहले ऊर्जा का मेन सोर्स किसके पास गया? उत्पादक के पास। उसके बाद वो किसी जंतु में फ्लो हो रहा है, हम लोग उसको खा रहे हैं तो उससे एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं ना। 8 नंबर देखते हैं, क्लियर है ना सबको? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करती है? कौन सा ऐसा कारक है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि वहां की वनस्पति कैसी होगी? प्रकाश, मृदा, मृदा और जल। मृदा। ऑप्शन सी। मृदा। मृदा और जल। मृदा और जल। मृदा जल। मृदा जल। मृदा और जल। और कुछ बोल सकते हो?
मैम मृदा आप और लोगों जलीय अगर आप लोग कभी, यहाँ तो सभी ऑप्शन तो दिया नहीं है, आपको कोई एक ही चूज करना है। डी ये वर्ष ऑप्शन सी ना मैम, ऑप्शन सी होगा, मृदा जल। मृदा जल। प्रकाश तो सब जगह एक सनलाइट नहीं जैसे। होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना प्रकाश। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए आप लोग कभी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़े होंगे, वहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो वहाँ की वनस्पति, वहाँ की वर्षा की वजह से जो है हम लोग वहाँ की वनस्पति के बारे में जानते हैं। ठीक है। फिर हमारा, अगर इंडिया का बात करें, हो हर एरिया का, नॉर्दर्न क्षेत्र वाले, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, तो वहाँ की वनस्पति का निर्धारण हम लोग वहाँ के वर्षा से करते हैं। वहाँ पे जैसा बारिश होता है वैसे वहाँ पे वनस्पति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्षा। ओके, डन है सबको? मैम लेकिन मृदा भी तो आगे, आएगा ना। मृदा मिट्टी का के निर्धारण क्वेश्चन भी तो वर्षा। कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, जो है ना वो कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, विचार कीजिए कि बायोम जो है वो जैविक और अजैविक पर्यावरण है। अजैविक पर्यावरण में क्या स्थल, जल और वायुमंडल आते हैं, या फिर जैविक पर्यावरण में क्या पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण आते हैं। इनमें से कौन सा सही है बताना है। सेकंड सही है। बताइए। कोई बोल रहे हैं बी, सेकंड। केवल 2 नंबर। हाँ जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और कोई कुछ? सभी लोग मैसेज पे भी जवाब दीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन सही सी बोला है उन्हीं का राइट है। यहाँ पे आप समझिए, अब इसको 1 और 2 सही बोल रहा है ना, बायोम। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है? बायोम, और दूसरा क्या है? अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण में हम लोग स्थल, जल और वायु के बारे में पढ़ते हैं। ये मैं आप लोगों को बताई थी। जैविक पर्यावरण में यहाँ पे क्यों गलत हो गया वो बता देती हूँ। जैविक पर्यावरण में मुझे तो पता है कि पादप और मनुष्य होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण नहीं आते हैं। ओके, ये मानव द्वारा निर्मित, हम लोग जब पर्यावरण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में हमारा जैविक और अजैविक आ रहा था, और मानवीय में जो है वो मानव द्वारा निर्मित आ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जैविक पर्यावरण में जो ये अलग से दिया हुआ है ना, कि यहाँ पे निर्मित कृत्रिम वातावरण का निर्माण करते हैं, बस इसी की वजह से ये गलत हो गया। ओके, बाकी जो है बायोम आपको पता है कि जैविक और जैविक पर्यावरण से मिलकर बने होते हैं, और अजैविक पर्यावरण में स्थल, जल और वायु आते हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसे जीव मंडल में शामिल किया गया? बायोस्फीयर में किसको शामिल करते हैं हम लोग? जल मंडल को, स्थल मंडल को, वातावरण को, या फिर सभी को? बताइएगा। स्थल मंडल। जीव मंडल में बायो, फिर से बोलेगा, क्या बोले? स्थल मंडल। स्थल मंडल 10 नंबर। ओके, और दूसरे लोग बताइए। उपरोक्त डी सभी। स्थल मंडल। उपरोक्त सभी ऑप्शन मैम। डी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ओके, और बताइए। सी। दोनों हो गए, तीनों हो गए। सी। चलिए, सबका गलत हो उपरोक्त गया सभी। है, इसका आंसर जल मंडल होगा। अच्छा, 10 नंबर है ना, 10 का। ओके, मैम यहाँ बायोस्फीयर पे में तो स्थल तीनों मंडल चीजें आ दिया हुआ है। जाती है ना। हाँ हाँ, यस यस, सॉरी। तो सभी। यहाँ पे क्या होगा? सभी होना चाहिए सभी बायोस्फीयर हो। में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? 11 का आंसर खाद्य दीजिएगा। श्रृंखला। पारिस्थितिक खाद्य पिरामिड। श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला। ओके, खाद्य श्रृंखला बोल रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम लोग पढ़े थे कि खाद्य श्रृंखला जो होता है वो लीनियर सीक्वेंस में चलता है, और खाद्य वेव जो होता है, यहाँ पे इसका आंसर खाद्य वेव होगा। 11 का आंसर बी है। इसको मैं समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि एक से ज्यादा विकल्प मौजूद होता है। कोई भी, जैसे कि हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एक बाज को खाने के लिए उसके पास वेरियस ऑफ ऑप्शन हो गया। जैसे वो खरगोश भी खा सकता है, मेढक भी खा सकता है, और सर्प भी खा सकता है। ओके, अब हरे पौधे को जो है चूहा भी खा सकता है, टिड्डा भी खा सकता है, और खरगोश भी खा सकता है। तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन जब उपलब्ध रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य वेव बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर पर खाद्य ऊर्जा का हस्तांतरण को क्या कहते हैं? 12 नंबर का आंसर दीजिएगा। खाद्य श्रृंखला। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का हस्तांतरण बोल रहा है ना, पादप से किसमें जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में, ठीक है। एक स्तर से दूसरे स्तर पे क्या होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है किसमें, तो वो खाद्य, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? बताना है कि कौन इसमें गलत है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, ये मैं देखी थी। आगे देखते हैं। सतत एवं अस्थायी विकास जो है किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेवलप के बारे में। तो इसके लिए कौन सा जो है सही होगा वो बताना है। ऑप्शन ए, यतिवाद। ऑप्शन ए। और कोई बताइए। नवनियतिवाद। सी। सी। ओके, इसका आंसर नवनियतिवाद होगा, ठीक है। आगे ओके। देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जो है किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में जाना जाता है? कौन जो है निर्माता है फूड चेन में, अगर हम लोग बात स्वपोषी करते हैं तो पौधे। कौन जो है निर्माता? पौधे। स्वपोषी पौधे। ओके, ऑप्शन ए, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स। वेरी गुड। जो भी ये बोल रहे हैं ऑप्शन वही होगा, स्वपोषी पौधे। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ओके, मैम लेकिन वेरी यहाँ गुड। पे तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में बोला है ना, प्रत्यक्ष रूप में तो तो खाना तो वही बना रहा है ना सबसे नहीं पहले, नहीं, उसके ऊपर बाद। वाला 15 नंबर अभी क्वेश्चन चल रहा है, 15 चल रहा है। ओके, यस मैम। आगे बढ़ते हैं, 16 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, ये बताइए। मांसाहारी, मांसाहारी। या फिर वियोजक, मेहतर, और या फिर शाकाहारी, क्या होगा? शाकाहारी। वेरी मैम गुड। वेजिटेरियन। मांसाहारी। वेरी गुड। जो भी दे रहे हैं आंसर डी, सबका सही है। मैम एक बार वियोजक को एक्सप्लेन करोगे आप? डिकम्पोजर। ओके, जो हम लोग पढ़े थे, जीवाणु जो होते हैं, कवक जो होते हैं, जो सबसे लास्ट में जब कोई भी जीव मर जाते हैं तो उसको कौन डिकम्पोज करता है, तो डिकम्पोजर ही डिकम्पोज करता है उसको। ओके, समझ में आ गया? हाँ यस मैम, यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह जानवर जो कि केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी। वेरी गुड। ये तो बहुत मांसाहारी। इजी क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं 18 नंबर में। हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वयं पोषक। स्वपोषक। स्वयं पोषक। वेरी गुड। ऑप्शन सी। वेरी गुड। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, स्वपोषक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो पारितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या बोला जा रहा है? इकोटोन। 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 ओके, वेरी गुड, इकोटोन होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए वो इकोटोन था। अब यहाँ थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। यहाँ भी देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण कालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोलिन। इकोलिन। बता सकते हैं क्यों इकोलिन बोल रहे हो आप लोग? मैम पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है ना इसमें। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है। चलिए, जो भी आंसर ए दिए हैं सबका सही है। डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, इकोटोन में जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ये थोड़ा। देखिए, इकोटोन में क्या होता है ना कि दो गो बीच के संक्रमण क्षेत्र को हम लोग इकोटोन बोलते थे, जैसे कि घास स्थल और घास स्थल, उसके बाद फिर बीच वाला हम लोग का जो दलदली भूमि आ जाता है और फिर जंगल वाला एरिया आ जाता है। तो वो दलदली भूमि वाला जो एरिया है वो हम लोग का इकोटोन कहलाता है। लेकिन जब हम लोग घास स्थल से जब आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, धीरे धीरे जंगल आता है, ठीक है। और या फिर जंगल से जब हम लोग घास स्थल की ओर आते हैं तो मतलब आप अगर जंगल की तरफ जा रहे हो घास असल से, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि वो पौधे का विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही जंगल मिल जाएगा। तो उसी वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वालिन बोलते हैं। वही चीजें सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, बहुत माइनर वाला। आगे देखते हैं हम लोग। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में जो है कितनी कड़ियां होती है? 21 का आंसर दीजिएगा। पाँच। 5। नहीं, 5 तो मैम नहीं वैसे होगा। खाद्य श्रृंखला तो काफी बड़ी भी हो सकती है ना। 3। हाँ, 3। कौन कौन बता सकते हो? स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी। ओके, 3 और 4 दोनों दे सकते हो ऑप्शन में। यहाँ पे तो दोनों दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बेसिकली जो है 4 मानते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी। तीसरा सर्वाहारी। और तीसरा जो है और चौथा जो है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर। तो यहाँ पे 4 होगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसे जैविक अजैविक स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है? कौन अजैविक स्थिति में नहीं आएगा वो बताना है। जल, तापमान, मृदा या फिर जीवाणु? जीवाणु। 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 ओके, वेरी गुड, जीवाणु ही इसका आंसर होगा। क्योंकि जल, तापमान और मृदा जो है वो अजैविक घटक है, इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर जो है वातावरण के अस्तित्व पर क्या जो है क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल? उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी क्या का होगा इसका आंसर? गुरुत्वाकर्षण बल। मैम ऑप्शन सी। जो भी लोग सी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ। वेरी गुड, सबका सही है। इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला आप लोग मिलान कीजिए, कौन सा होगा बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल? मैम हिंदी में, इंग्लिश में ठीक। अच्छा, बता देते हैं। क्षोभ मंडल को क्षोभ ट्रोपोस्फीयर मंडल बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। ऑप्शन ए। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल को जो है ऑप्शन ए होगा। स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, मैसेज कीजिए। ओके, सुम्पैथी जी ए, नैन्सी कुमारी ए। ठीक है, जो भी लोग ये आंसर दे रहे हैं वही आंसर सही होगा। क्षोभ मंडल, हम लोगों को पता है कि क्षोभ मंडल में जो है सबसे पहला क्या है, वन का ए का वन है तो धूल के कण। तो मौसम, अगर बात करेंगे हम लोग मौसम का क्षोभ मंडल में, तो हम लोग का धूलकण भी जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आएगा। समताप मंडल का अगर बात करते हैं तो उसका 2 होगा। समताप मंडल में ही क्या होता है, उल्का जैसी घटनाएं जो है, तारे टूटने की घटना, वो समताप मंडल में होते हैं। आयन मंडल में, आयन मंडल का आंसर 3 होगा। सी का 3। एक सेकेंड, मैं गलत बोल दी क्या? ओ सॉरी, ओजन। समताप मंडल का 2 होगा, मैं सॉरी गलती से बोल दी। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत पाए जाते हैं। और आयन मंडल जो है, आयन मंडल में ही उल्का संबंधी जो है घटनाएं होती है। और बहिर्मंडल में जो है अरोरा पाया जाता है। कल मैं दिखाई थी अरोरा के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सभी प्रकार के खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है? बताइए, बेस बोला जा रहा है, कौन जो है बेस का काम करता है, आधार का काम करता है? उत्पादक। उत्पादक। फूड चेन में। उत्पादक। बी। उत्पादक। ओके, वेरी गुड। जो भी लोग उत्पादक बोल रहे हैं सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? संपूर्ण जैव पदार्थ को बायोम बोलते हैं, या फिर जैविक समुदाय बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं, या फिर बायोमास बोलते हैं? जैविक समुदाय। जैविक समुदाय। जैविक समुदाय। ओके, और कोई बताइए। चलिए ठीक है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ऐसे डी आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए जैव समुदाय ही होना चाहिए, जैविक समुदाय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कौन से है, बताइए। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सदैव उल्टा होता है, सदैव क्षैतिज होता है, कभी कभी विकर्ण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? हम क्षेत्रीज का क्या मतलब? सदैव क्षेत्रीज। क्षैतिज होता है। हॉरिजेंटल एंड सदैव क्षैतिज। इसका मीनिंग क्या है? क्षैतिज मतलब लेटरल होता है ना। उल्टा सीधा दोनों होते हैं, नहीं तो। ओके। ये तो हाँ सर, कई बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ से होते हैं। क्या बोल रहे हैं? हमेशा एक लेटरल में नहीं होता है ना ऊर्जा का पिरामिड। मतलब पिरामिड टाइप्स। एक, हाँ पिरामिड जो बताई थी मैं, ऊर्जा पिरामिड बताई थी ना, एनर्जी वाला। जी मैम। वो आपने लेटरल बताया था। हम्म, क्षैतिज होता है ना लेटरल। उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है। सदैव उल्टा होता है। प्रोड्यूसर को जी, प्रोड्यूस सबसे ज्यादा ज्यादा ऊर्जा होती है, फिर धीरे धीरे घटती जाती वेरी गुड। धीरे धीरे ऊर्जा घटती जाती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सदैव ये उल्टा होता है। पहला जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, जैसे कि पेड़ पौधे जो थे प्रोड्यूसर के बाद, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं तो वो घटते जाते हैं। 10% वाला नियम पढ़े थे ना, वो इसी में आएगा। तो इसी वजह से ये सदैव उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, क्या होगा इसका आंसर? मैम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट जल वाष्प होना चाहिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होना चाहिए, वैसे सबसे ज्यादा होता है ना। के रूप में नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन या जल वाष्प, इन दोनों में। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। हानिकारक नहीं है। कार्बन जल वाष्प डाइऑक्साइड होना चाहिए। आंसर। सभी लोग नाइट्रोजन बोल रहे हो? इसका आंसर जी। कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है। ओके, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक जो है विस्तृत रूप में कहाँ पे पाई जाती है? मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में, या फिर तटीय उड़ीसा में पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? आप लोगों ने सुना होगा सुंदरवन के बारे में कि सुंदरवन जो है मैंग्रोव का सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जी जी, सुंदरवन में। लेकिन वनस्पति और मैंग्रोव सेम है क्या मैम? नहीं, मैंग्रोव वनस्पति उसको बोलते हैं। अच्छा, वनस्पति का नाम मैंग्रोव है। ओके, तो सुंदरवन आगे बढ़ते होंगे हैं। ऑप्शन। वेरी गुड। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? पौधे और जानवर, जैविक और अजैविक, पृथ्वी और उसका परिवेश, या फिर मैक्रो और सूक्ष्म जीव? क्या जैविक और होगा? अजैविक। जैविक और हम्म, ठीक है, जो भी आंसर बी बोल रहे हैं सबका सही है, जैविक और अजैविक हो जाएगा। आगे 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? कीस्टोन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, या फिर अम्ब्रेला जाति, या फिर संकेतक प्रजाति? क्या होगा इसका कीस्टोन। आंसर? कीटोन कीटोन स्टोन। कीटोन। इसके बारे में मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ। ये समझा दीजिएगा, पता ही नहीं है। ओके, पता नहीं मैम इसका ऑप्शन। तुक्का मारा हूँ तो। हमने भी तुक्का मारा है। इसको मैं कल बताती हूँ, ठीक है? इसको मैं खुद ही नहीं देखी थी, ये क्वेश्चन मैं अभी देख रही हूँ। मैं कल बताऊंगी आप लोगों को इसके बारे में, 31 वाला, ठीक है? आगे मैं पढ़ाऊंगी तो और भी समझ में आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक सेकंड देख लेते हैं, चेंज तो नहीं हो रहा। ये बताइएगा कि कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। इस पे पहला है कि यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है, इकोटोन से संबंधित है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में जो है विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन पारितंत्र में नहीं होती है। क्या होगा इसका आंसर 32 का? कोर बताइएगा इसके बारे में। ए और बी दोनों सही है। ओके, ए और बी दोनों सही होगा। क्योंकि वो इकोटोन की जो बात कर रहे हैं वो एक अलग एरिया होता है ना, और उसमें जो मतलब डिफरेंट ही होता है, क्योंकि वो एरिया ना तो इधर आता है ना इधर आता है, दोनों बीच में आता है, तो डिफरेंट प्रजातियां भी होंगी। ओके, सबसे ज्यादा संभावना है वहां पे, मतलब वो डाइवर्सिटी ज्यादा होता है वो वाले एरिया में, इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल में जो है एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? एक ही जाति की संख्या को क्या बोलते हैं जैव मंडल में? जैव समुदाय। जैव समुदाय। जैव समुदाय। ओके, और बताइए। एक सेकेंड, हमको क्वेश्चन देखने दीजिए कितना है। 41। जनसंख्या होगा, जब एक ही जाति की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको जनसंख्या बोलते हैं। ओके, जी। आगे बताइए। 34 नंबर का आंसर दीजिएगा, मिलान कीजिए। वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। वायुमंडल, जलमंडल, बी ऑप्शन। बी। और बताइएगा। बी ऑप्शन। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, ए का क्या बोला जा रहा है? 1 है, यानी कि वायुमंडल में जो है अक्रिय गैसें वायुमंडल में ही पाए जाते हैं ना। जितने भी गैसें हैं वो वायुमंडल में पाए जाते हैं। अक्रिय गैसें में बी ऑप्शन है, डी। आर्गन जो आ जाते हैं।
इसका आंसर बी है। और जैवमंडल, बी है। जैवमंडल में क्या देखते हैं, जैवमंडल में जो है जैव पदार्थ आते हैं। क्या बता। जलमंडल में क्या हो जाएगा, जलमंडल में नमक, नमक, ताजा ताजा पानी पानी। और बर्फ हो जाएगा। और स्थल मंडल में क्या हो जाएगा, स्थल मंडल में लाइट्स, सिलिकेट्स हो लाइट। जाएगा। यानी कि वो जो रॉक्स होते हैं ना, वो सब के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है स्थल मंडल का। आगे देखते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। सबसे ज्यादा एरिया में कौन फैला हुआ है, मरुस्थल, समुद्री, घास के मैदान या फिर पर्वतीय क्षेत्र। समुद्री। 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 समुद्र। ऑप्शन बी। जो भी लोग समुद्रिक बोल रहे हैं वही होगा। वेरी गुड ज्योति बालाजी, सोमप्रति जी, ठीक है, सबका सही है। आगे देखते हैं जैवमंडल जो है जल, स्थल तथा वायुमंडल में जो है कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है, ये बताना है आपको। 1 से 4 किलोमीटर, 22 to 30 किलोमीटर, या फिर 114 किलोमीटर, या फिर 11.4 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर। मैम ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अच्छा, अच्छा, वो ट्रोपोस्फीयर पढ़ाया के था बारे में मैम आप ने, लोगों वही ने बात। पढ़ा था। ट्रोपोस्फेयर का स्पेस पूछ रहे उसको देख के आप एग्जाम इसका आंसर दे सकते हो। मैम। 22 से 30। ओके, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा। बी नंबर ही जो बोल रहा है वही सही है, 22 to 30 किलोमीटर। 22 से 30। 114 तो होगा नहीं इतना लंबा, 11.4 मिनट। क्या बोल रहे हो। क्योंकि 114 तो होगा नहीं ना, इतना लॉन्ग तो नहीं था। इतना होगा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है। एक्यूरेट तो ये आंसर नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ही इसका जवाब दोगे ना। कभी भी 11.4 तो होगा नहीं, 114 भी नहीं होगा, हाँ, वो और 1 to 104 भी 4 भी नहीं नहीं होगा। है। इसी वजह से आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह से वातावरण के जो है विभिन्न परतों का क्रम में बताना है, बताइए। उपरोक्त में से कोई मैम नहीं। ऑप्शन फर्स्ट सही है, समताप। इंग्लिश में बता दूं। कोई मैम नहीं। सेकंड होगा क्षोभ मंडल, समताप ऑप्शन मंडल, बी। ऑप्शन बी। आयन मंडल और फिर वायुमंडल। नहीं नहीं, एक रह गया ना इसमें। ओके, यहाँ पे पूरा नहीं दिया, तो चार 4 में ही दिया हुआ कर है। लेते हैं ना, 5 की जरूरत है। मध्य हाँ, मंडल। 4 में ही देख के ये बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तो नहीं ना इसमें, ये इनमें से कोई तो नहीं मध्य है। मंडल नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, 4 में भी हो जाएगा ना, 4 में ही लगा तो देते हैं हाँ, ऊपर नीचे उसमें। जितने ऑप्शन आपके पास रहेंगे उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। कोई जरूरी नहीं कि वो जरूरी पांचों थोड़ा है कि दिखाई देंगे। 5वां देंगे, तो 3 ये भी दे सकते बी हो। ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी ही होगा, क्षोभ, समताप, आयन और। गुड। चलिए, जो भी बोल रहे हैं बी वही आंसर सही है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, ऐसे इसका सीक्वेंस होता है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ओके, यहाँ पे आप लोग समझ ट्रोपोस्फेयर। सकते हो की पॉइंट इसमें क्या था, मौसम। हाँ, मौसम के जो ठीक है, बदलाव सबको होते समझ हैं में वो आ इसी में गया। होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ही तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं या फिर जलवायु परिवर्तन संबंधी जितने भी घटनाएं होते हैं वो सब किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्षोभ मंडल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वातावरण की परतों में से वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन जो है, ओजोन गैसें मौजूद है। समताप मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर इनमें से कोई समताप नहीं। मंडल। समताप संताप समताप मंडल। 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 संताप। वेरी गुड। स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या पाए जाते हैं, ओजोन के परत पाए जाते हैं। O3 हम लोग उसको बोलते हैं, ओजोन परत। आगे देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयन मंडल किसमें जो है सम्मिलित होते हैं, मध्य मंडल में, बहिर्मंडल में, या फिर समताप मंडल में, या फिर क्षोभ मंडल में। क्या होगा इसका आंसर। मध्य मंडल में। मध्य। ओके, आयन मंडल के बारे में बताना है। वायुमंडल किसमें मध्य होते मंडल हैं। में। मध्य। अच्छा, मध्य। हाँ, ठीक है, आयन वेरी मध्य गुड। में ही होता है ना। आयन। जो भी लोग मध्य मंडल बोल रहे हैं वही इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है।
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताना है सौर ऊर्जा की ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, कार्बन चक्र में या फिर फास्फोरस चक्र में। नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चक्र। एक्चुअली यहाँ पे आंसर होगा कार्बन चक्र। ओके, तो कार्बन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हम लोग का। आप लोग को आज पीडीएफ में दे दूंगी, आप लोग रीड कर लेना, कल रीड करके आना। और कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, आज मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। सभी को हरिओम।